हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो देखिए सेक्टर्स, जो इंडियन इकोनॉमी है उसके सेक्टर्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं किस किस बेसिस पे कौन कौन से सेक्टर है। तो देखिए पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नेचर से जो हो रही है, जो नेचर इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उसके बेसिस पे 3 सेक्टर्स होता है, जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो इनके बारे में आपने बचपन के छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। एंड दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। अब एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पे 2 सेक्टर है। ठीक है, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, यानी अब देखो हम लोग इसको आगे में डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप जान लो कौन कौन से सेक्टर्स हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर। ठीक है, तो हमने देख लिया है कौन कौन से सेक्टर है। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें हम 3 सेक्टर्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पढ़ना पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में क्या होता है। ठीक है, तो व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स, देखिए जब हम कोई गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ हम चीज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, तो वो एक एक्टिविटी हो जाता है प्राइमरी सेक्टर का, जैसे कि एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, ये सब अब हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर क्या बोल सकते हो आप, कोई चीज हम निकाल रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, तो हमको वो चीज मिल रही है। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया। अब एग्रीकल्चर में जो हम धान जो गेहूं है, जो शुगर कैन है, ये सब क्या है, ये सब हमको मिल रहा है सीधा प्राइमरी सेक्टर से। ठीक है, यानी बिल्कुल नेचर से कनेक्ट है, उसमें और कोई प्रोसेस नहीं हो रही, हमको सीधा वो मिल रहा है, तो वो हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, अब डेयरी फार्मिंग है। अब जो डेयरी फार्म यानी दूध जो हमें मिलता है, वो उसमें कोई प्रोसेस हो रही है, वो तो गाय हमें दे रही है, जो जानवर दे रही है, पर वो भी एक नेचुरल ही हुआ ना, सीधा हमको मिल रहा है नेचर से। ठीक है, यानी हम उसके बाद उसमें कोई प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, और तो वो हो जाता है प्राइमरी सेक्टर, जैसे डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके। सो दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। देखिए इस सेक्टर को हम है ना एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। जब हम कोई चीज को प्रोड्यूस करेंगे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, बाय एक्सप्लोइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स को हम एक्सप्लोइट करेंगे। इन दिस नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, ये हमने प्राइमरी सेक्टर से लिया, जैसे कि आपने प्राइमरी सेक्टर से लिया शुगर, जो शुगर कैन होता है, गन्ना। ठीक है, अब गन्ना ले लिया, अब गन्ना तो प्राइमरी सेक्टर का था। ठीक है, अब जैसे ही वो आया कहाँ पे, सेकेंडरी सेक्टर में। क्यों हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि जैसे ही हमने शुगर कैन लिया है, उसमें प्रोसेस होती है, मैन्युफैक्चरिंग होता है फैक्ट्रीज में, है ना, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके बाद उससे चीनी बनाया जा रहा है, यानी उसके बाद भी कुछ प्रोसेस उसमें हुआ, तभी तो वो मिल रहा है। यानी उसमें इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्री है वहां पे वो जाके बना है चीनी। एंड वो कैसे बना, जब उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, तो तब जाके वो चीनी बना, तो वो आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, तो इन दिस नेचुरल प्रोडक्ट, इस सेक्टर में क्या होता है, जो नेचुरल प्रोडक्ट है, जैसे कि हम चीनी लेके आए, सॉरी जैसे कि हम शुगर कैन लेके आए। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, जो शुगर कैन है उसको लाया जाता है, उसको है ना शुगर कैन को चेंज किया जाता है इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू। अदर फॉर्म में कैसे किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग करके, दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ठीक है, अब देखिए यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वी सॉरी वेव क्लोथ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉटन का एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब समझ गए कॉटन हमको मिल रहा है सीधा वो प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, अब लेकिन कपड़ा बनाना है, अब कपड़ा तो आपको सीधा प्लांट के पास आप जाओगे थोड़ी बोलोगे नहीं मुझे कॉटन नहीं, मुझे कपड़ा चाहिए, ऐसे नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, वो प्राइमरी सेक्टर का वो है कॉटन, अब उसको लेके सेकेंडरी सेक्टर में लाना पड़ेगा। अब वहां पे क्या होता है कि उसको मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होती है ना, उसके बाद कपड़ा बनाया जाता है। तो वहां उसको क्या बोलेंगे, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसको हम बोलेंगे ये सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको हमें ना ऑल्सो हम इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं।
ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। अब हम देखते हैं टर्शरी सेक्टर को। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जो टर्शरी सेक्टर होता है ये प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्टर है दोनों को डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है, ठीक है। और मेनली देखा जाए तो इकोनॉमी की बात करें, जो इंडियन इकोनॉमी है या कहीं की भी, तो अभी इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। दे प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट। किसके मतलब किसको करता है? इन दोनों को करता है। क्यों करता है? मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में सपोर्ट करता है। अब आप समझिए, जैसे कि अब वहाँ पे जैसे कि कॉटन था, ठीक है। अब कॉटन को यहाँ पे इंडस्ट्री में लाने के लिए क्या लगा? ट्रांसपोर्ट किया हमने, ठीक है। अब वो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? एक सर्विस है। तो वो किसके अंदर आएगा? वो आएगा टर्शरी सेक्टर के अंदर, यानी कुछ सर्विस हो रही है, ठीक है। अब जैसे कि आप खुद सोचो, यहाँ पे कपड़ा बन गया, जो सेकेंडरी सेक्टर है यहाँ पे कपड़ा बन गया। अब कपड़ा यहाँ पे बन गया, अब ये हमारे पास कैसे आएगा? थ्रू सर्विस, है ना। हमको सर्विस मिलेगी, उसके आएगा। तो वो सर्विस क्या हो जाता है? टर्शरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। तो जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बैंकिंग, मतलब कोई भी चीज़ आपको सर्विस मिल रही है तो वो हो जाता है टर्शरी सेक्टर के अंदर। ट्रेड हो गया, एक्सेट्रा, ये सब क्या है? टर्शरी सेक्टर है। यानी आप बस इतना याद रखो, सर्विस मिल रही है तो भैया आ गया किसके अंदर? टर्शरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। अब दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। देखिए, इसको सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको इसके नाम से भी जाना जाता है, सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ जो नेचर इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी हमने देख ली। अब हम देखते हैं कंपेयरिंग दी थ्री सेक्टर्स। अब वो तीन सेक्टर थे उसको हम कंपेयर करेंगे, तो उससे पहले, है ना, हमको कुछ टर्म्स जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या है वो? इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। तो देखिए, पहले हम देखते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। तो इससे पहले एग्जाम्पल से आप समझिए पहले, ठीक है। जैसे कि देखिए, कॉटन है। जैसे यहाँ पे कोई फार्मर है, उसने, मतलब कोई भी है, ठीक है, उसने कि जैसे कि मैं ही हूँ, अब मैंने यहाँ पे क्या किया? कॉटन उगाया, ठीक है। अब कॉटन यहाँ पे आ गया मेरे पास। अब कॉटन को, है ना, कहाँ पे भेजा? फैक्ट्री में भेजा। अब उस फैक्ट्री में क्या होता है कि वो जो कॉटन है उसका थ्रेड बनाया जाता है, ठीक है। उस कॉटन का क्या बनाया जाता है? थ्रेड। कॉटन का थ्रेड बनाया जाता है। अब क्या होता है? अब इस थ्रेड, अब ये जो कंपनी है, ये जिसकी फैक्ट्री है, अब वो क्या करेगी? उसको कहीं और भेजेगी जहां पे उसका कपड़ा बनाया जाएगा, ठीक है, यानी क्लोथ्स बनाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? कॉटन से यहाँ पे भेजा थ्रेड बनाने के लिए, फिर थ्रेड से क्या किया? यहाँ पे भेजा क्लोथ्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट है थ्रेड, ठीक है। अब देखिए, अब इसको समझिए पहले। दोज गुड्स विच आर सोल्ड, वो गुड्स जिसको हम, मतलब जिसको सोल्ड किया जाता है बाय वन फार्म टू अनदर, एक से अनदर फार्म में, इसको यहाँ से पहले इसको यहाँ पे भेजा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको दूसरी जगह और भेज दिया, उसमें और प्रोसेसिंग के लिए, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। जैसे यहाँ पे थ्रेड बना, अब थ्रेड बना लिया, अब उसको, है ना, अब इसने क्या किया? इसने, है ना, कहीं पे और इसको भेज दिया जहाँ पे इसका क्लोथ्स बनाया जाता। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या हो गया? क्योंकि आप देखो, फाइनल गुड तो ये है, ये क्या है? ये फाइनल गुड है। हमको क्या है? इसकी जरूरत है, हम इसका लेके क्या करेंगे? हमको तो फाइनल गुड मिला ये। अब ये तो स्टार्टिंग वाला गुड था, तो यहाँ पे आप देख रहे हो फाइनल गुड ये है। आप समझ गए फाइनल गुड क्या होता है? इन सब का आप हटा दो, फाइनल गुड यानी क्लोथ। अब जितना भी वैल्यू इसका होगा या इसका होगा, इसमें ये सब कुछ ऐड होगा। जो फाइनल वैल्यू है इसमें ये हर चीज ऐड होगा। आपने जैसे कि 5 रुपए का कोई बिस्किट खरीदा, ठीक है। अब वो क्या होता है? वो 5 रुपए जो पैकेट है, अब कहाँ से, कौन से खेत से उगा, किसने उसको भेजा, कहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में फिर वो आया, फिर वहाँ पे क्या होता है कि बिस्किट बनाया जाता है। अब बिस्किट बनाने के बाद आप जब खरीदते हो दुकानों से, तो उस दुकान में वो जो फार्मर था उसके पैसे, हर चीज को जोड़ के फाइनल जो 5 रुपए है ना, वो फाइनल पैसा था, ठीक है। हाँ, मतलब वो फाइनल रुपीस थी। तो फाइनल वैल्यू, सॉरी, फाइनल वैल्यू आप समझ लो, फाइनल वैल्यू। तो यहाँ पे थ्रेड से मतलब नहीं, अब किसी से मतलब नहीं, फाइनल वैल्यू, फाइनल प्रोडक्ट क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है हमारा क्लोथ्स। तो फाइनल गुड्स आप समझ गए, दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजप्शन। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं। अब जीडीपी को आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। अब एक साल के अंदर जो मार्केट वैल्यू है, यानी जो फाइनल गुड्स की जो मार्केट वैल्यू है,
ठीक है। मतलब जितना भी फाइनल गुड्स है, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो मैगी, मतलब कुछ भी हो, उनका पूरा जो फाइनल गुड्स का जो वैल्यू होता है ना, और या जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस की एक साल के अंदर, उसको हम बोलेंगे जीडीपी। ड्यूरिंग 1 ईयर वो हमको बताएगा जीडीपी। अब जीडीपी आपने सुना होगा, जीडीपी गिर गया यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है इंडिया का वो नीचे चले गया है। ऊपर का मतलब जा रही है यानी अच्छा है, नीचे यानी मतलब घाटे में है ना। तो जो मार्केट वैल्यू जो होता है फाइनल गुड्स का और जो सर्विसेज का जो प्रोड्यूस होती है एक साल के अंदर, ठीक है, तो वो हो गया, वो हमको जीडीपी बताता है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे ये जो प्राइमरी सेक्टर है उससे कैसे ये जो सेकेंडरी सेक्टर है वो निकला, सेकेंडरी सेक्टर के बाद कैसे टर्शरी सेक्टर निकला। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है प्राइमरी सेक्टर फर्स्ट है। ठीक है, यही पहला मतलब एक देखा जाए तो एक बुनियाद है। तो उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी निकला, आपको ये बात पता है। तो इन्हीं का हम देखेंगे हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स, कैसे ये था, इससे कैसे सेकेंडरी सेक्टर निकला, इससे कैसे टर्शरी सेक्टर निकला। तो देखिए क्या हुआ था प्राइमरी से, एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज्ड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगिन टू प्रॉपर प्रोडक्शन इंक्रीज्ड। बहुत सिंपल सा मैंने लिखा है। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही जो फार्मिंग का मेथड है चेंज हुआ, कुछ मॉडर्न टेक्निक्स आ गई, HY सीड्स यूज होने लगी, तो इन सब से क्या होता है, इन सब से है ना प्रोडक्शन बहुत अच्छा होने लगा और बहुत ज्यादा होने लगा। ठीक है, जिसके कारण मैनी पीपल्स कुड नॉट टेक अप अदर एक्टिविटीज। तो जिसके कारण ज्यादातर लोग है ना इसी खेती बाड़ी करते थे और बहुत कम लोग कुछ और करते थे। तो मैनी पीपल्स कुड नॉट take up other activities. It is the stage of the goods produced where natural product and most people employed in this sector. तो यही वो स्टेज था जहां पे गुड्स प्रोड्यूस होती थी, कैसे, नेचुरल प्रोडक्ट से। एंड क्या होता था, यहाँ पे ही पीपल्स बहुत एम्प्लॉयड हो गए थे इस सेक्टर में ही। तो तभी है ना ये दोनों सेक्टर नहीं था, फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर था। धीरे धीरे जैसे ही मॉडर्न टेक्निक्स आई, जैसे कि HY सीड्स यूज होने लगी, तो प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ा और इंक्रीज भी हो गया प्रोडक्शन। तो जिसके कारण ज्यादातर लोग है ना सिर्फ प्राइमरी सेक्टर यानी खेती बाड़ी करते थे। ठीक है, तो ऐसे करते करते क्या मतलब आप समझ रहे हो ना, ऐसे करने से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत लोग काम करने लगे, तो और सब में ध्यान नहीं देते थे, सब खेती बाड़ी करते थे। फिर जैसे ही टाइम बीता, जैसे ही बहुत टाइम बीता, अराउंड 100 ईयर्स, तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ न्यू मेथड्स, जैसे 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 नए मेथड्स आए मैन्युफैक्चरिंग के, वे आर इंट्रोड्यूस, जैसे ही नए नए मेथड्स आए मैन्युफैक्चरिंग का, वे आर इंट्रोड्यूस्ड, तो फैक्ट्रीज कैम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंड। तो फैक्ट्रीज आई, वो भी बहुत बढ़ने लगी, वो भी बहुत एक्सपेंड हो गई। आपको पता है इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना, तो इंडिया में नहीं स्टार्ट हुआ था। तो क्या हुआ था कि फैक्ट्रीज जैसे जैसे हुई बनी, तो वहां वो बहुत एक्सपेंड, धीरे धीरे फैक्ट्रीज ने भी अपना कब्जा जमाने लगी। तो क्या हुआ, फार्मर्स वर्क बिगेन टू वर्क इन फैक्ट्रीज। तो फार्मर्स क्या करने लगे, धीरे धीरे इधर से आगे अब इधर शिफ्ट होने लगे, सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा काम करने लगे। दिस सेक्टर स्लोली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो धीरे धीरे ये वाला सेक्टर जो है ना, धीरे धीरे ये सब होता है, ये सब अचानक से नहीं हो जाता। तो ये सब क्या हुआ, धीरे धीरे ये सब सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट था बहुत ज्यादा होने लगा। तो हेंस अ शिफ्ट एंड टेकन प्लेस। तो एक शिफ्टिंग हुई, पहले प्राइमरी को इंपॉर्टेंस दिया जाता था, अब क्या हो गया, प्राइमरी टू सेकेंडरी हो गया। इट मीन्स द इंपॉर्टेंट ऑफ सेक्टर्स हैज चेंज। जो इंपॉर्टेंस था, आप ये जानते हो कि डिपेंड तो यही है, डिपेंड यहीं से, क्योंकि जो कुछ यहाँ पे उगाया जा रहा है, देन उसके बाद यहाँ पे आके वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, डिपेंड है, लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा हो गई। ठीक है, अभी आपको पता है इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर उस टाइम में हम देखो क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। तो उस टाइम में तो ये आया ही नहीं था ना, ये आएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो क्या हुआ, शिफ्टिंग हुई, प्राइमरी से सेकेंडरी हो गई और इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। अब फिर इन द पास्ट 100 ईयर्स, फिर क्या हुआ, 100 साल, बहुत साल बीत गए, देन देयर हैज बीन अनदर शिफ्ट, एक अदर शिफ्ट और हुआ। पहले क्या हुआ, प्राइमरी से सेकेंडरी शिफ्टिंग हुई, फिर सेकेंडरी से टर्शरी शिफ्टिंग हुई। ठीक है, फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर इन द डेवलप्ड कंट्रीज। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, डेवलप्ड कंट्रीज। तो हमारा इंडिया आपको पता है डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप नहीं हुआ है अभी। तो क्या हुआ, शिफ्टिंग हुई सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर में डेवलप्ड कंट्रीज में। द सर्विसेज हैज बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। जो सर्विस था, कुछ भी प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, अब उसको पहुंचाना भी है, तो सर्विस जैसे जैसे बढ़ी, ठीक है, जैसे जैसे सर्विस ज्यादा बढ़ी उसको बहुत इंपॉर्टेंस देने लगा। द सर्विसेज हैज बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो गई सर्विस इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल्स ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर्स। अब बहुत सारा जो वर्किंग पीपल्स है वो बहुत
इस सेक्टर में बहुत एम्प्लॉयड है, ठीक है, इन दिस सर्विस सेक्टर। दिस आर ऑब्जर्व्ड इन द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। अब जहाँ पे ये ज्यादा है वहां पे उसको डेवलप कंट्रीज माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है टर्शरी सेक्टर, ये नहीं कि बस टर्शरी सेक्टर को ही बढ़ा दो, क्योंकि अगर सिर्फ इसको बढ़ा दो तो ये प्राइमरी सेक्टर है तो वहाँ आएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे सर्विस हो रही है, पर ये यहाँ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ये उगाएंगे उस रॉ मटेरियल को, देन उसके बाद यहाँ पे आएगा ना, तो तीनों का एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी आप देखो तो टर्शरी बहुत अभी ज्यादा है और सेकेंडरी उससे कम है, एंड उससे कम क्या है, प्राइमरी सेक्टर है। अब हम पढ़ेंगे राइजिंग इम्पोर्टेंट ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। कैसे जो टर्शरी सेक्टर है वो इतना 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 क्यों राइज हो रहा है, इतना क्यों ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम वो देखेंगे, ठीक है। राइजिंग इम्पोर्टेंट ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। तो एवरी कंट्री रिक्वायर्ड बेसिक सर्विसेज। हर कंट्री चाहती है कि उसके कंट्री में कम से कम ये तो मतलब कम से कम ये तो हो कि हाँ हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स, पोस्ट ऑफिस, स्टेशन एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, ये सब सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है, टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है। तो ये सब क्या है, सर्विस है। तो हर कंट्री चाहती है कि ये उसके अंदर आए, खासकर जो डेवलप्ड है उसके यहाँ वैसे भी है, और जो डेवलपिंग है वो उनको तो ये सब करना ही है, जो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। तो दिस सर्विस आर जनरेटेड इन दिस सर्विस सेक्टर। तो ये सब सर्विस है, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, स्टेशन, ये सब क्या है, ये सब सर्विस है। तो ये सब कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे जाहिर सी बात है कि सर्विस सेक्टर ग्रो होगा। सो सर्विस सेक्टर इज ग्रोइंग रिपीटली, यहाँ पे ग्रोइंग है, ठीक है। अब देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस। अब देखिए, वो जो डेवलपमेंट, अगर एग्रीकल्चर, आप ये कह सकते हो कि अगर प्राइमरी सेक्टर और जो सेकेंडरी सेक्टर है, अगर वो दोनों डेवलप हो रहा है ऑटोमेटिकली, तो हमारा सर्विस जो सेक्टर है वो भी डेवलप हो जाएगा। कैसे होगा, अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे बिस्किट बनाया गया, ठीक है, और वीट, जो भी रॉ मटेरियल, जो वीट ये सब है, वो सब लाया गया सेकेंडरी सेक्टर में, वो सब आया सेकेंडरी में, वहां पे बिस्किट बनाया गया। अब उस बिस्किट को टर्शरी, अगर सर्विस नहीं मिलेगी तो हमारे पास बिस्किट आएगा कैसे, आप जो इतना बिस्किट्स खाते हो तो वो आपके पास आएगा कैसे, तो वो आएगा सर्विस सेक्टर से। तो आप समझ रहे हो ना, बिस्किट बन रही है तो फालतू थोड़ी बन रही है, हम लोग के पास आएगा, इसलिए तो ये सब, इसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसका मतलब सर्विस सेक्टर भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। अब देखिए, एज द इनकम लेवल राइजेस, पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक शॉपिंग, टूरिज्म, प्राइवेट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। आप जानते हो, धीरे धीरे जैसे जो लोग हैं उनका इनकम लेवल बढ़ने लगा, तो वो स्टार्ट डिमांडिंग करने लगे कि होटल्स में जाना है, रेस्टोरेंट में खाना खाना है, लाइक टूरिज्म, प्राइवेट स्कूल्स चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स चाहिए, शॉपिंग करने के लिए मॉल्स चाहिए, है ना। तो वो देखो, इनकम लेवल बढ़ी, लोग अमीर, मतलब उनके हाथ में पैसा आया, खर्च करना है, तो वो सब है ना डिमांड। तो जो डिमांड होती है जैसे मॉल्स, रेस्टोरेंट, ये सब का डिमांड बहुत बढ़ने लगा। तो ये सब क्या है, ये अपने आप में ये सब भी एक सर्विस है ना, शॉपिंग, टूरिज्म, प्राइवेट स्कूल्स, ये सब भी क्या है, ये सब सर्विस है। तो इससे भी ग्रो हुआ हमारा सर्विस सेक्टर, जो टर्शरी सेक्टर है हमारा। अब देखिए, ओवर द पास्ट सम डिकेड, देखो डिकेड का मतलब 10 साल, ठीक है, एक डिकेड का यानी 10 साल। तो कुछ सालों से क्या हो रहा है, कुछ न्यू सर्विसेज हुई है जो बेस्ड किस पे है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आप सीधा इंटरनेट आप बोल सकते हो, है ना। बिकेम मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल टू प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्विस हैज बीन राइजेस रिपीटली। आप जानते हो, इंटरनेट अपने आप में एक सर्विस है, ठीक है। तो इंटरनेट भी एक सर्विस है हमारे लिए, तो वो भी बहुत, उनमें जो बेस्ड सर्विस जो है, सम न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंटरनेट आप बोल सकते हो। तो इसी के कारण जो हमारा जो टर्शरी सेक्टर है वो बहुत राइज कर रहा है। तो यही वो रीजंस थे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आता है, रीजंस लिखो, क्या क्या कारण है जो टर्शरी सेक्टर वो इतना ग्रो क्यों हो रहा है, तो आप ये रीजन लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम जानते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो है ना, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आता है। अब समझते हैं ये होता क्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जहाँ पे जो पर्सन है उसके पास है ना, मानो उसके पास कोई पर्सन है, उसके पास है ना 5 घंटे
काम करने का पोटेंशियल है, लेकिन उसको 3 घंटे ही मिल रहा है, 3 घंटे का एम्प्लॉयमेंट है, मतलब है उसके पास, तो वो और उतने ही पैसे 3 घंटे के ही मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हाँ उसके पास जो है पोटेंशियल है, लेकिन उसको एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं मिल रहा। तो वो कौन सा सिचुएशन है, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट का। और जो डिसकाइंड अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, उसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो अब इसको पहले देखते हैं। दिस इज अ सिचुएशन वेयर, ये एक सिचुएशन है जहाँ पे पीपल्स आर अपेरेंटली वर्किंग, यानी उसके पास पोटेंशियल, अपेरेंटली वर्किंग यानी कर सकता है काम, बट ज्यादा कर सकता है, बट ऑल ऑफ देम आर वर्किंग लेस, लेकिन कम कर रहा है, देयर अपने पोटेंशियल से काम कम कर रहा है। तो वो होता है, अब मतलब जितना पोटेंशियल था उतना काम नहीं कर पा रहा, उससे कम काम कर रहा है, वो होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। और दिस काइंड अनएम्प्लॉयमेंट भी उसी के अंदर में आता है। एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। अब कोई जमीन है, छोटा सा लैंड है, आपने ये रूरल एरियाज में बहुत होता है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर कोई छोटा सा लैंड है, फील्ड है, तो वहां पे अगर 2 लोगों की जरूरत है और वहां पे 5 लोग काम करने लगे, तो वो 3 लोग जो आए वो फालतू में आ गए। अगर वो 3 लोग को निकाल भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो 5 लोग फालतू ही आ गए, है ना। अगर कहीं और वो 3 लोग काम कर रहे होते तो वहां पे और थोड़ा सा वो बाहर से, मतलब उनके लिए पैसे भी आ जाते हैं, लेकिन वो उसी जमीन पे काम कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है। तो ये क्या दिख रहा है, उससे सबको दिख रहा है हाँ देखो 5 काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पे उनकी कोई जरूरत नहीं थी। तो देखिए, व्हेन आर 5 पीपल्स वर्किंग, जब कोई 5 लोग काम कर रहे हैं एक स्मॉल लैंड में, एक स्मॉल पैच ऑफ फील्ड, इंस्टीड ऑफ 2 पीपल्स, जहाँ पे 2 लोगों की जरूरत है, वहां 5 लोग काम कर रहे हैं। इट सीम्स दैट ऑल द पीपल्स, वहां दिख तो रहा है कि सारे पीपल्स वर्क कर रहे हैं, लेकिन बट द 3 पीपल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन वो 3 लोगों की वहां जरूरत नहीं थी ऑन अ सच अ स्मॉल फील्ड, उस स्मॉल फील्ड पे। इफ वी रिमूव द एक्स्ट्रा 3 पीपल्स द विल नॉट गेट इफेक्टेड, द पीपल्स विल नॉट इफेक्टेड। अगर उन 3 लोगों को निकाल भी दिया जाए जो पीपल्स है तो उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये फालतू ही 3 लोग है ना। तो ऐसी सिचुएशन किसके अंदर आती है, डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ज्यादातर क्या होता है, गाँव में तो होता ही, अगर थोड़ा सा भी काम है तो क्या करते हैं, घर के जितने बच्चे भी हो उनको भी बुला लेते हैं, है ना। तो ये फालतू हो जाता है ना, आप समझ रहे हो। अब हम देखते हैं मनरेगा 2005, ठीक है। ये क्या था, देखिए ये है ना एक एक्ट था, इसका फुल फॉर्म क्या है, इट स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया था, मतलब एक लॉ बनाया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने एक लॉ बनाया था, राइट टू वर्क, मतलब इम्प्लीमेंट किया था किसको, राइट टू वर्क, इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो 625 डिस्ट्रिक्ट है वहां पे। अब देखिए, इट स्टैंड फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, आपको ये बात पता है। अब देखिए इस एक्ट के अंदर था क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस एक्ट के अंदर था क्या। So, the peoples who are able to and are in need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by a government. तो जो रूरल एरियाज में ऐसा क्यों एक्ट दिया गया जहाँ पे उनको काम मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले पूरे साल में, मतलब पूरे साल में 100 दिन तो उनको मिले, गारंटेड है, 100 दिन गारंटेड है। क्यों किया ऐसा, रूरल एरियाज में क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम रहती है, अब वहाँ पे सब लैंडलॉर्ड तो रहेंगे नहीं, है ना, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी कम रहती है, इसलिए वहाँ पे ये एक्ट लॉ बनाया गया। जो पीपल्स हैं जिनको जरूरत है, मतलब 100 दिन तो गवर्नमेंट उनको दे रहा है, जो 100 दिन है साल का वो उनको दे रहा है, मतलब वो गारंटी है, ठीक है। 100 दिन को कोई नहीं हटा सकता। अब देखिए, तो वो पीपल्स जो है ना, जो इसलिए बनाया गया, द पीपल्स हु आर एबल, जो पीपल्स को मतलब काम कर सकते हैं, एंड आर इन नीड ऑफ वर्क, और जिनको काम की जरूरत है रूरल एरियाज में, आर गारंटेड इन 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर बाय द गवर्नमेंट, उनको 100 दिन का गारंटेड है कि हाँ इनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एक साल में बाय द गवर्नमेंट। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन प्रोवाइडिंग, अगर ये गवर्नमेंट जो है अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं उनको दे पाया, तो क्या होता है, वो जो पैसे होते हैं एम्प्लॉयमेंट के पैसे, जो अलाउंसेस होते हैं, वो उनको मिलेगा। आपको ऐसा लगता है कि काम नहीं कराए बस पैसे दे दे, काम तो करा ही देती है। सो इफ द गवर्नमेंट, पर ये लॉ है, अगर नहीं कराए बाय चांस तो उनको फिर भी पैसा मिलेगा 100 दिन का। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव द अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू पीपल्स। तो था ये इस एक्ट के अंदर था। तो अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे 2 सेक्टर था, हमने देखा था, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे 3 था, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में जानते हैं। तो ये कौन सा सेक्टर है, सो इट इज अ सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर। तो
ये एक सेक्टर होता है जहाँ पे जो लोग हैं ना, पर्सन, उनका जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो टर्म वो फिक्स्ड होता है और रेगुलर होता है। और वहाँ पे जो एम्प्लॉयज है यानी जो वर्कर जो काम कर रहे होते हैं, गेट एज्योर्ड वर्क, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है ना, ये भी क्या है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है। और देखिए रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और दूसरी क्या है, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं वो भी रजिस्टर्ड, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रजिस्टर्ड, यानी रजिस्टर है वो गवर्नमेंट में, यानी उसको ऐसे नहीं हटा सकते वहां पे। तो रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो ये सब हो जाते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे ही नहीं निकाल सकते, डायरेक्टली नहीं जाके निकाल सकते हैं किसी को भी, और इनको बहुत फैसिलिटीज भी मिलती है, तो इनमें ऐसा होता है। अब देखिए जैसे अब हम देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, तो इट इज अ सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर नॉट फिक्स्ड। इसका जस्ट अपोजिट है, जहाँ पे आपको पता है, जहाँ पे जो एम्प्लॉयज है उनका जो एम्प्लॉयमेंट है टर्म्स और रेगुलर नहीं होता, फिक्स नहीं होता। तो इट इज अ सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर नॉट फिक्स्ड एंड नॉट रेगुलर। तो एज वेल एज द एंटरप्राइजेस आर नॉट रजिस्टर्ड। और कुछ रूल्स, अब देखिए इसमें होता है ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होता है गवर्नमेंट के द्वारा, इनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इनमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। सो यहाँ पे क्या है, इंटरप्राइजेस आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। जैसे कि शॉपकीप में आपने देखा होगा, शॉप जो राशन की दुकान में खासकर देखा ही होगा, जो ऐसे काम करते हैं, तो वो क्या होता है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, ठीक है। जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स, वो सब भी इनमें आते हैं। अब देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे 3 सेक्टर था, पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट। तो पब्लिक सेक्टर क्या है आपको पता है, अ सेक्टर वेयर द गवर्नमेंट ओन्स एंड कंट्रोल मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइडेड ऑल द सर्विसेज। तो वो देखो, ये वो सेक्टर है जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो ओन करती है, वो कंट्रोल करती है ज्यादातर एसेट्स एंड प्रोवाइड करती है सर्विस, किसको, हम लोग को। सो जैसे कि रेलवे हो गया, ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर। एंड पोस्ट ऑफिस, हम लोग को सर्विस गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, देखिए इन दिस सेक्टर द ओनरशिप एंड कंट्रोल एसेट्स एंड सर्विसेज इन दी हैंड ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी। तो इस सेक्टर में क्या होता है, जो ओनरशिप होती है वो किसी एक इंडिविजुअल की होती है या फिर कोई एक कंपनी की होती है, ठीक है। तो जैसे कि आपका एग्जांपल क्या है, रिलायंस, ठीक है। तो ये सब क्या है, वो प्राइवेट सेक्टर में आता है। अब देखिए जॉइंट सेक्टर क्या होता है, दिस इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज जॉइंटली बाय बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। तो जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, वो इंडस्ट्रीज जो रन कौन करता है, जो ओन एंड मैनेज, यहाँ पे ठीक है, जो ओन और मैनेज, एक नहीं दोनों, यानी पब्लिक भी मतलब प्राइवेट सेक्टर, यानी जो कोई प्राइवेट भी है एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, दोनों उसमें ओन कर रही है, दोनों उसको कंट्रोल कर रही है, दोनों उसको मैनेज कर रही है साथ साथ, तो उसको हम बोलेंगे जॉइंट सेक्टर, ठीक है। उस इंडस्ट्रीज जहां पे ओन और मैनेज जॉइंटली करे बाय बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, तो हम उसको बोलेंगे जॉइंट सेक्टर। जैसे कि एग्जांपल देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, जॉइंट सेक्टर। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर बिल्कुल खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।